अपवाह तंत्र, ठीक है, इसे पढ़ेंगे। तो अपवाह तंत्र क्या होता है ये जानना है। इसे हम क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है इसका, अपवाह तंत्र का? इसे नदी तंत्र भी कहते हैं, रिवर सिस्टम भी कहते हैं। इसे क्या नाम है इसका? इसे नदी तंत्र भी कहते हैं, रिवर सिस्टम भी कहते हैं इसे। और एक शब्द पढ़ेंगे हम, नदी बेसिन। नदी बेसिन पढ़ेंगे। देख लेते हैं नदी तंत्र क्या है और नदी बेसिन क्या है, इन दोनों का मतलब जानते हैं। जब एक मुख्य नदी है और इस मुख्य नदी में सहायक नदियां आकर के मिल जाएं, देख रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए, और सहायक नदियों में भी उनकी सहायक नदियां आकर के मिल जाएं, ये देखिए, तो ये क्या बन गया, एक तंत्र बन गया। क्या बन गया? एक सिस्टम बन गया एक। इसी सिस्टम को, इसी को तंत्र कहते हैं। इन नदियों का जो जाल है ना पूरा, इसी को नदी तंत्र कहते हैं। तो क्या बोलेंगे? मुख्य नदी प्लस सहायक नदी मिलके क्या बनाती हैं? नदी तंत्र बनाती हैं। एक बात क्लियर हो गई। ये जहां जहां तक का पानी, जहां जहां तक का पानी अपने में शामिल कर लेता है, ये उस नदी का बेसिन कहलाता है। ये उस नदी का कैचमेंट एरिया कहलाता है। ये उस रिवर का कैचमेंट एरिया है, जहां जहां तक का पानी अपने में समाहित कर लेती है नदी, वो उसका बेसिन है। तो हमें एक प्रारूप तैयार करना है। इस अपवाह तंत्र में हम क्या पढ़ेंगे, उस एक प्रारूप को देख रहे हैं। प्रारूप क्या है कि हमने इसमें क्या पढ़ा, नदी बेसिन, नदी तंत्र, नदी बेसिन, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या देखेंगे हम देखेंगे नदी का उद्गम। नंबर 4, उद्गम के आधार पर प्रकार देखेंगे हम। प्रकार क्या हो जाएंगे? प्रकार में देखें हम तो नंबर 1, सदाबहार नदियां, सदाबहार। और नंबर 2 क्या बोलेंगे? मौसमी नदियां। मौसमी नदियां यहां तक पढ़ते हैं, मौसमी नदियां। और फिर जो सदाबहार नदियां हैं, या क्या बोलेंगे हम? हिमालय से निकलने वाली नंबर 1, पठार से निकलने वाली नदियां, ये पढ़ेंगे हम। ये नदियां जो हिमालय के पार से निकल रही हैं और प्राचीन काल से अपनी घाटी में बह रही हो, अपने पथ से विचलित नहीं हो रही हो, उन नदियों को पूर्ववर्ती नदियां कहते हैं। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? नंबर 1 सिंधु नदी, नंबर 2
सतलज नदी, नंबर 3 ब्रह्मपुत्र नदी। ऐसी नदियां जो प्राचीन काल से अपने एक निश्चित मार्ग का अनुसरण करती हैं, क्या कहलाती हैं? पूर्ववर्ती नदियां कहलाती हैं, एंटीसीडेंट नदियां कहलाती हैं। उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण कौन कौन से? नंबर 1 सिंधु नदी, नंबर 2 सतलज नदी, नंबर 3 ब्रह्मपुत्र नदी। कितने देख लिए हमने ये उदाहरण? 3 उदाहरण है। यहां पर सिंधु नदी, सिंधु गॉर्ज बनाकर बह रही है। सतलज नदी सिपकीला दर्रे का निर्माण कर रही है। ब्रह्मपुत्र नदी ब्रह्मपुत्र गॉर्ज का निर्माण कर रही है। तो इस तरह से अंततः मैं ये बोलूंगा कि ये नदियां हिमालय के पार से आती हैं। तो यहां पर मैं लिख दूं हिमालय के पार से निकलने वाली नदियां पूर्ववर्ती नदियां कहलाती हैं। हिमालय के पार से निकलने वाली या हिमालय की उत्पत्ति के पूर्व से बहने वाली नदियां, हिमालय की उत्पत्ति के पूर्व से, अपोजिट साइड से। गॉर्ज, सिंधु गॉर्ज नंबर 1, नंबर 2 सतलज गॉर्ज, शिपकीला गॉर्ज, शिपकीला गॉर्ज, नंबर 3 कोरबा गॉर्ज, कोरबा गॉर्ज। ये सिंधु नदी बनाती है, ये सतलज बनाती है और ये ब्रह्मपुत्र बनाती है। इनकी लोकेशन देखें तो ये J&K और ये हिमाचल और ये अरुणाचल। गॉर्ज या कैनियन। जब नदी अपने आधार तल को प्राप्त करने का प्रयास करे तो ऊंचे क्षेत्र को लगातार वर्टिकल कटान करती है, उसे काटती है और तब तक काटती है जब तक उसका मुहाना जितना नीचे है वहां तक नीचे प्लेन ना हो जाए। उसका ढाल इधर कम से कम ऊंचाई लिए हो, उसे समतल होने का प्रयास करेगी नदी, अपने ट्रैक को समतल करने का प्रयास करेगी नदी। और जब इस दशा को प्राप्त करने का प्रयास करती है तो पिछली या उसके बैक में जो ऊंचे क्षेत्र होते हैं वो कट कट के गहरी घाटी बन जाती है।
वो नदी घाटी बन जाती है। उस नदी घाटी को हम गॉर्ज कहते हैं। खड़े ढाल होते हैं और कई बार उसकी शेप आई के आकार की हो जाती है, जैसे आई, अल्फाबेट में क्या है आई के आकार की हो जाती है, इस तरह से देख रहे, ये आई जब ऐसी आकृति हो जाए तो उसे हम कैनियन कहते हैं, उसे कैनियन कहते हैं। और जब थोड़ा बिगड़ा हुआ रूप हो, तो उसे हम गॉर्ज कहते हैं, थोड़ा बिगड़ा हुआ रूप हो, थोड़ा बिल्कुल। उसके बाद आप देखिए इसका उदाहरण, सबसे अच्छा उदाहरण देखेंगे आप, ग्रांड कैनियन कहाँ है? ये यूएसए में। किस नदी पर है? कोलोराडो नदी है, और कोलोराडो का पठार यहां इसने इसका निर्माण किया है। अनुवर्ती नदी, क्या बोलेंगे? कॉन्सिक्वेंट रिवर। ये देखिए आप, कॉन्सिक्वेंट रिवर। ऐसी नदियां जो ढाल का अनुसरण करती हों, क्या बोलेंगे उसे? अनुवर्ती नदियां बोलेंगे। ढाल का अनुसरण करने वाली नदियां। उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण कौन कौन सा है? जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो उद्गम के लिए क्या जरूरी है? उद्गम के लिए जल जरूरी है। अब क्या करेंगे हम? जल के स्रोत देखेंगे। जल के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं? तो जल का स्रोत क्या हो सकता है? बर्फ हो सकती है। दूसरा क्या हो सकता है? वर्षा। अब देखना यह है कि ये जो स्रोत हैं ये कहां कहां मिलेंगे। अब हम ये मानचित्र बना लेते हैं। इधर हिमालय, इधर यहां हिमालय है, ये हिमालय है। आप सोचकर देखिए यहां की जो हाइट है वो क्या है, और यहां पठारी पर्वत है, उनकी हाइट क्या है, यहां की हाइट क्या है। एक शब्द सुना होगा आपने, हिमरेखा। क्या कहते हैं इसे? स्नो लाइन। इसकी जो एवरेज हाइट है वो क्षेत्रीय आधार पर अलग थोड़ी सी भिन्नता ले लेती है, लेकिन फिर भी हम हिमालय में देख रहे हैं तो हिमालय में 4500 मीटर हाइट पर क्या जाती है? हिमरेखा जाती है। अर्थात इससे ऊपर बर्फ पड़ेगी, इस लाइन से ऊपर बर्फ पड़ेगी। जिस लाइन से ऊपर बर्फ पड़ रही है बस वो लाइन क्या है? स्नो लाइन है, वो हिमरेखा है। इससे ऊपर बर्फ पड़ती है। और ये हाइट कितनी है जिससे बर्फ पड़नी शुरू होती है? वो एवरेज 4500 मीटर है। ये अलग बात है कि सूर्य जब उत्तरायण होता है और सूर्य दक्षिणायन होता है तो इसकी हाइट में विचलन होता है, अर्थात थोड़ा सा ऊपर या नीचे खिसक जाती है ये। दूसरी बात, अगर हम दक्षिण भारत में जाएं, दक्षिण भारत में थोड़ा गर्मी का क्षेत्र है, तो यहाँ की जो हिमरेखा की हाइट है वो लगभग क्या होगी?
5000 पर क्या होगी? हिमरेखा होगी। बर्फ कब पड़ेगी? जब 5000 हो। अरे मोटे तौर पर मान लेते हैं कि पूरे भारत की स्नो लाइन की हाइट कितनी है? 4500 है। तो आप सोचकर मुझे बताइए, क्या यहाँ पर जो हिमालय है उसकी हाइट इससे ज़्यादा है या नहीं? इससे ज़्यादा है या नहीं? इससे ज़्यादा है। और मैंने क्या बताया था, ग्रेट हिमालय की एवरेज हाइट 6000 मीटर। इसका मतलब अगर हमने उसे हिमाद्री कहा तो गलत कहा क्या? साल के 12 महीने बर्फ से ढका रहता है, साल के 12 महीने। तो वहां से बर्फ पिघलेगी और नदियों को जल की आपूर्ति होगी, और नदियां साल के 12 महीने बहेंगी। तो ऐसी नदियां जो ग्लेशियर्स के पिघलने से, हिमानियों के पिघलने से जिन्हें जल की आपूर्ति हो रही हो, वो नदियां सदाबहार नदियां कहलाएंगी। सदाबहार एवरग्रीन रिवर कहलाएंगी। हमेशा बहने वाली नदियां होंगी, बहेंगी। क्यों? क्योंकि उन्हें साल के 12 महीने जल की आपूर्ति होगी, तो सदाबहार होंगी। अब आप सोचिए, क्या दक्षिण भारत में इस हाइट के कोई पर्वत हैं? अगर आपने डोडा बेटा या अनाईमुदी की हाइट भी देखी तो कितनी थी? 2600 समथिंग। अनाईमुदी देखे हम तो उसकी 2695 अनाईमुदी की हाइट है। 2695 अनाईमुदी की हाइट है। और बर्फ पड़ने के लिए क्या चाहिए? हाइट कम से कम 4500 से ऊपर चाहिए, 4500 कम से कम चाहिए। वो हाइट तो यहाँ है नहीं। तो दक्षिण भारत में क्या बर्फ पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। दक्षिण भारत में बर्फ नहीं पड़ेगी। तो दक्षिण भारत की नदियों के जल का स्रोत मात्र वर्षा होगी। क्या होगी? वर्षा। यहां वर्षा होगी और यहां क्या होगा? यहां बर्फ, मतलब ग्लेशियर, मतलब हिमानी। अब वर्षा हमारे यहां कैसी होती है? वर्षा होती है हमारे यहां मौसमी। तो नदियां भी कैसी होंगी? मौसमी नदियां होंगी। मौसमी नदियां। उत्तर भारत की नदियां कैसी होंगी? यहां की नदियां कैसी होंगी? सदाबहार। और यहां की नदियां कैसी होंगी? मौसमी नदियां। यहां की सदाबहार नदियां। उत्तर भारत की सदाबहार नदियां, दक्षिण भारत की। अब देखिए हमने क्या बोला है, नदियों के प्रकार, उद्गम के आधार पर क्या कर रहे हैं हम? प्रकार देख रहे हैं। नंबर 1 सदाबहार नदियां, या हिमालय से निकलने वाली हिमालय से निकलने वाली नदियां। नंबर 2 पठारी नदियां। पठारी नदियां या मौसमी नदियां। तो कितने प्रकार हो गए उद्गम के आधार पर? 2 प्रकार, सदाबहार या मौसमी। सदाबहार नदियां कौन कौन सी है उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। मौसमी नदियां कौन कौन सी है उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। हिमालय तंत्र और उसके उदाहरण देखेंगे। नंबर 1 सिंधु तंत्र। नंबर 2 ब्रह्मपुत्र तंत्र। नंबर 3 गंगा तंत्र। ये 3 तंत्र हो गए हिमालय तंत्र। और ये तीनों के तीनों कैसे हैं?
सदाबहार तंत्र है। एक बात ये हो गई, साफ कर रहा हूं फटाफट। सिंधु तंत्र, ब्रह्मपुत्र तंत्र, गंगा तंत्र। तो ये कौन सी हो गई? सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा। हिमालय से निकलने वाले तंत्र हैं, सदाबहार तंत्र हैं। अब करेंगे पठारी तंत्र। इनके बारे में कल पढ़ेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, पठारी तंत्र नंबर 1 महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी। 2, 3, 4, 5, 6। ये कैसे हैं सारे तंत्र? ये हैं, इन्हें बोलेंगे मौसमी। दोस्तों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। इस वीडियो का शेष भाग आपको अगले वीडियो में प्राप्त होगा। अगले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।